बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी जो तमाम मुश्किलें परेशानियां हैं उनका हल यही है कि जितना हम अल्लाह के करीब होंगे, जितना हम इबादत करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपको कितना खुद को सुकून मिलता है। और हमारे जो इर्द गिर्द जो इस टाइम हम देख रहे हैं हमारे मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आपके लिए जो है कितना फ़ायदा होता है। तो इसके साथ ही जिस तरह मौसम की अगर हम बात करें तो आज मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। आज जो मुल्तान का टेम्परेचर है वो इस टाइम 26 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। लेकिन जो रात बारिश हुई है, बहुत ही तूफानी बारिश हुई है। मतलब एक टाइम तो बहुत ज़्यादा मुझे भी खुद को भी डर लगने लग गया, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी और आंधी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ये बारिश जो है वो हमेशा रहमत और ज़हमत ना बने, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो उनके घर जो है वो कच्चे होते हैं, जो गरीब हम देखते हैं, हमसे नीचे तबके के जो लोग हैं वो बड़े इन मसाइल का शिकार होते हैं कि जब भी बारिश आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस तरह की बारिश रात हुई है वो तूफ़ानी, उसमें तो अल्लाह ताला रहम करे और तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो आसानियाँ करे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नासरा नसीम, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ज़मीर अल्ताफ खान, जो कि आप जानते हैं हमेशा हमारे प्रोग्राम में होते हैं, फिजिकल थेरापिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। आज वैसे सुबह में जब आ रही थी ना, यकीन करें हर चीज़ ऐसे निखरी निखरी खूबसूरत और ग्रीनरी जितनी आपको अट्रैक्ट कर रही होती ना, आपका मूड वैसे ही खुशगवार हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है वैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल। हाँ, अभी तो मौसम के असरात होते हैं मूड पे, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। आप देखें ना, पिछले दिनों में इतना कंजेस्टिव एनवायरनमेंट था, तो हर कोई बहुत इरिटेबल हुआ था। हाँ, बहुत ज्यादा जी। हाँ, परेशानियां भी होती हैं, साथ साथ अगर मौसम भी गर्म हो तो मिजाज वैसे ही बड़े गर्म हो जाते हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं मौसम को? वैसे आज लग रहा है जैसे मरी में हम लोग घूम रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जुलाई के मौसम में इस तरह का 26 टेम्परेचर, और शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा वेदर है, लोग इंजॉय करें। स्पेशली ऐसे लोग जो मरी नहीं जा पाते, वो इस मौसम के लिए इंजॉय करने के लिए जाते हैं। अल्लाह ने हमें इधर मुल्तान में ऐसा मौसम दे दिया है, तो बट हर मौसम में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, शुक्र हमेशा अदा करते रहना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज डॉक्टर साहिबा से जानेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन का वेट जो है वो बढ़ जाता है और उसके बाद भी, प्रेगनेंसी के बाद भी, वो किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, कितना वेट होना चाहिए। आज इनसे मजीद इंफॉर्मेशन भी लेंगे और ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे जो आजकल मोटापा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब एक प्रेगनेंसी के दौरान जो है काफ़ी ख़वातीन का वेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फिर अब जिस तरह उनका जो है प्रेगनेंसी में होता है, फिर प्रेगनेंसी के बाद भी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट होना चाहिए। आसमा, ये वैसे बड़ा आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना आज हाईलाइट करवाया है। प्रेगनेंसी का जो वेट है ना, एक्चुअली लोगों को आइडिया नहीं होता। लोगों के जहन में ये होता है कि कंसीव किया है ना, तो उसके बाद इतना खाना है कि वो बस बच्चे को सेहतमंद बच्चा पैदा हो। अगर ऐसी कोशिश यही होती है कि बस खाते रहें और ताकि बच्चे को जो है ना वो वजन लगे और फिर उसके बाद मोटा ताजा सा बच्चा पैदा हो। लेकिन इसके बहुत सारे जो है ज़ाहिर है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। नॉर्मली ना प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो 12 टू 16 kg के अराउंड होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पता होना चाहिए कि पेशेंट का बिफोर प्रेगनेंसी वेट कितना था। अगर एक पेशेंट ऑलरेडी ही अंडर वेट है और उसने कंसीव किया है, फिर तो उसको 16 से भी ज़्यादा वेट वो गेन कर लेगी तो वो गुड होगा उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। लेकिन अगर एक पेशेंट ऑलरेडी ही ओबीज है और या ओवर वेट है, तो उसको फिर हम लोग ऑलमोस्ट 50% जो है ना वेट गेन करने का कहते हैं कि आपने अपने वेट को इससे इंक्रीज नहीं होने देना जितना अभी चल रहा है। ठीक है, बाकी ये कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डाइट्स हैं या एक्सरसाइजेज है वो हमने गाइड कर देते हैं, लेकिन आप अपने वेट को मजीद इंक्रीज ना करें, क्योंकि ओबेसिटी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे और माँ उसके ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, बाद में बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, क्योंकि सही सी बात हम देख रहे हैं ख़वातीन का स्पेशली मसला होता है कि अगर अच्छा
देसी खाने खाएं आप, हाँ। जिस तरह के आपने हम लोग कहते हैं कि देसी घी खाना, देसी घी की वजह से भी वेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नहीं नहीं, वेट तो ओवरऑल जो फैट्स हैं जब आप ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उससे वेट तो गेन होगा। देसी घी हो या दूसरा घी हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें वेट तो फैट्स की वजह से होता है ना गेन। तो ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, हमारे एक्चुअली जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनके साथ जो उनके बुजुर्ग होते हैं और जो एक पिछले जमाने से एक चीजें चल रही होती हैं, वो सारी उन बेसिस पे जो है ना, फीमेल्स बड़ी अंडर प्रेशर होती हैं डे 1 से ही। वो वॉमिट कर रही होती हैं और घर वाले उसे प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि तुम अगर खाओगी नहीं तो बच्चे को लगेगा नहीं, तो फिर तुम कल को बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा पैदा कर दोगी, बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें। हाँ, ये गर्म खुराक है, ये ठंडी खुराक है, ये वो, इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स में फीमेल होती है। तो उसको प्रॉपर जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने कौन सी डाइट लेनी है, उससे मुझे कितना बेनिफिट होगा, मेरे बच्चे को कितना बेनिफिट होगा। डाइट जो है ना वो मेन पार्ट है प्रेगनेंसी में। थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ना, असल में प्रेगनेंसी के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, पहले 3 महीने जिसको हम बोलते हैं, उसमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसमें नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें पेशेंट खा पी नहीं सकती है। तो उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपने जो है ना वो बस देसी घी और ये वो इस तरह से आपने खाना है, दूध पिए, गोश्त खाएं। तो वो जो खाती है वो ज्यादा वॉमिट कर देती है, तो उल्टा वो वेट लॉस उसका होता है और अंडर नरिश्ड हो जाती है। तो उसको जो है ना बैलेंस डाइट बताएं, जो वो टॉलरेट कर सकती है, जो उसकी बॉडी जो है वो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्सेप्ट कर रही होती है। या एक प्रेगनेंसी में ना आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आती हैं कि हर बंदे का ना एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टेस्ट वगैरह भी। वो चीजें जो बिफोर प्रेगनेंसी उसको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बड़ी, वो उसके बगैर वो कहती है मेरा गुजारा नहीं है, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करी। तो बस पेशेंट को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने इतना बैलेंस खाना है, उसमें फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा करें, वेजिटेबल ज्यादा लें, आप नॉर्मल क्वांटिटी में मिल्क भी लें, आप एग भी लें। बहुत ज्यादा ये कहा जाता है ना, तुमने अंडा नहीं खाना, अंडा गर्म होता है, अंडा गर्म होगा तो पता नहीं बच्चे का पता नहीं क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप बस बैलेंस डाइट की तरफ जाएं और अपना नॉर्मल वेट गेन करें। जो मोटे हैं उनको अपनी डाइट में फैट्स को कम यूज करना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करने चाहिए। जो बाकी आपके विटामिन्स हैं जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ज़मीर साहब से भी जानते हैं। ज़मीर साहब, जिस तरह एक प्रेग्नेंट, हम इसी पे ले आते हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन, उनके लिए भी एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? देखें, इंटरनेशनली यूरोप में अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएं तो उधर आपने देखे कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। मतलब है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी वो मतलब स्विमिंग वगैरह वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि नहीं, आपने स्टेप नहीं लेना, आपने योग नहीं करना, आपने स्ट्रेच नहीं करना, बच्चे की मूवमेंट चेंज हो गई, इस तरह के जो कमेंट्स हमें मिलते हैं ना, तो उससे फिर क्या होता है, कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम अपने ही जैसे अंदाजे होते हैं, उसी अंदाजों को लेके साथ हम लोग चलते हैं ये। और जहाँ तक है मतलब है कि वेट गेन होना, उसकी वजह के जैसे कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीज, ठीक है ना, इस तमाम बीमारियों की ये माँ है। अब वजह के वेट गेन क्यों होता है आफ्टर डिलीवरी? सबसे वजह यह है कि मदर को एक टाइम नहीं मिलता, जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है 6 से 8 घंटे की नींद, रेस्टलेस कंडीशन की वजह से होता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लेना, उसके बाद है एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। मतलब है कि ड्यूरिंग आफ्टर सी सेक्शन हो या प्रेगनेंसी हो, मोस्टली जो फॉरेन कंट्री में देखते हैं लोग, वो बड़े केयरफुल होते हैं। मतलब अगर वो सिंपल वॉक भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, बॉडी जैसे सिंपल योगा एक्सरसाइजेस है वो करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब एक एक्सरसाइज ना करने की वजह से फिर उनके पोस्चरल इश्यूज होने की वजह से, जैसे बैकेज इशू हो जाता है, वो भी मतलब रॉन्ग पोस्चर की वजह से उनको ये तकलीफों का सामना करना पड़ता है ये। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि अपने एक तो 6 से 8 घंटे की नींद। अब इसमें फिर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो ये है कि जनाब घर में हमारा कोई टेक केयर करने वाला, कोई नहीं देखने वाला है, तो नींद कैसे पूरी हो? उसका तरीका कार है कि जब बेबी सोए तो आपको साथ रेस्ट करने, मतलब 2-2, 4-4 घंटे की इसी ड्यूरेशन में आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको हाइपरटेंशन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा ये। तो उसके बाद फिर मेन चीज़ है कि आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते, आप वॉक कर सकते हैं। वॉक नहीं, सिंपल स्ट्रेचिंग जैसे सिंपल योगा एक्सरसाइज है, क्योंकि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के बगैर
आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल है, उसमें जस्ट होल्डिंग होता है। जैसे किसी भी मसल को आपने स्ट्रेच करना, अप्रॉक्सीमेट 10 to 20 सेकेंड उसको फॉर एग्जाम्पल ये इसको स्ट्रेच करके रखना है, इसमें मतलब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इसी तरह से सिंपल स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारी खवातीन को जो है कमर का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले है इनका पोस्चर, मतलब जब भी बैठे आप, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफिस वर्क हैं तो आप ट्राई टू मेंटेन योर स्ट्रेटन योर शोल्डर्स। आप बेशक पीछे आप पिलो रखें ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेटन रहे। सेकंड, आपने लेटना है, साइड कवर से लेटें, साइड कवर से आप उठें। अगर आपने चेयर से उठना है तो पहले आप एज पे हैं, एज पे आके अपने आप को जैसे सजदे वाली पोजीशन में आप उठे, रुकू वाली पोजीशन में आप बैठें आप। इसके बाद क्या चीज़ है कि कमोड का इस्तेमाल करें, पाँव के बल मत बैठेंगे। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनका मैट्रेस, क्योंकि क्या होता है कि हम मैट्रेस शुरू में लेते हैं वो ठीक होता है, कुछ अर्से बाद वो बिल्कुल प्रेस हो जाता है, वो बेटर है। तो देखें पहले वक्तों में लोग जो रूही का गद्दा था वो इस्तेमाल करते थे, किसी को तकलीफ होती, चार पाई होती थी, खिंची होती थी। अब चूंकि हम मॉडर्नाइज दौर में हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने एक स्प्रिंग मैट्रेस, डिफरेंट मैट्रेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि आप अगर जैसे ज़मीन पे हम लोग सोते हैं तो हम बड़े कंफर्ट होते हैं। अगर किसी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड मैट्रेस पे सोते हैं तो सुबह हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। मतलब 8 से 10 घंटे की आपने नींद की हुई, उसके बावजूद आप फील करते हैं सो मच टेंडर, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस, स्पेसिसिटी हुई है। उसकी वजह क्या है कि आपका जो बॉडी है पोस्चर वो मेंटेन प्रॉपर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के जैसे आप मैट्रेस पे हैं, जैसे आपका हेड अप होता है, लेग अप होता है, सारा जो प्रेशर होता है आपका स्पाइन पे होता है। उस वजह से वो मसल्स आपके ओवरस्ट्रेच होते हैं, ओवरस्ट्रेच होने के बाद फिर नर्व कंप्रेस होते हैं, जिससे आपको सियाटिक पेन भी शुरू हो जाती है। मतलब ये आजकल एक कॉमन इशू है। हम क्या कहते हैं, हम इसको डायग्नोज करते हैं, इससे डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ पुअर लाइफस्टाइल, एक कमजोर तर्ज जिंदगी उस पे हम लोग चल रहे हैं। सही। अच्छा, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम प्रेगनेंसी की तरह खवातीन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उस पर जरा बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल साहब हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं। जी अच्छा, इसमें ना प्रेगनेंसी में जो आपकी है ना डेली रूटीन, ये बिल्कुल मॉडिफाइड होनी चाहिए। इसको नॉन प्रेग्नेंट की तरह नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली 3 मील्स लेते हैं, तो प्रेगनेंसी में चूंकि आप ज़्यादा आप खाते हैं तो उसके बाद आपको स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, फिर वो रिगर्ज होना शुरू हो जाता है, फिर वो आप हार्टबर्न शुरू हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये वो इस तरह की, तो मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप अपने जो मील्स है ना उसको डिवाइडेड करें और उसको 6 मील्स इन अ डे करें, और उसके दरमियान में आप जो स्नैक्स हैं वो ऐड करें, और एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। ठीक है, थोड़ा सा खा लिया उसके बाद, हाँ, इसको मैं तो अपने पेशेंट्स को जनरली ये कहती हूँ कि आप हर 2-3 घंटे के बाद ना कुछ खाते रहें, और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन जो है ना उसको अवॉइड करें, और अपनी डाइट में फ्रूट्स, वही जैसे मैंने पहले बताया, सब्जियां, ये ज़रूर शामिल करें। सिर्फ ये इस चीज़ के को जहन में रखते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे जो है ना वो हैवी मील्स ही लेने हैं, मुझे गोश्त खाना है, मुझे अंडे खाने हैं, मुझे अंडे तो खैर इतना नहीं वो लेते, लेकिन दूध, ये देसी घी और ये गोश्त, इसके ऊपर बड़ा फोकस होता है फैमिली का। तो वो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप जरूर लें, आप बैलेंस डाइट लें, उसमें आपकी सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। जो मीट है उसको आप सब्जी के साथ मिक्स करके ले लें, उससे ये होगा कि आपकी एक बैलेंस मील हो जाएगा। और आप अपने आप को ना जैसे खाना खा लिया है तो उसके बाद आप फौरन लेटे नहीं, लेटेंगे तो वो रिगर्ज होगा, सारा बैक को आएगा और सारा वो यहाँ पे आपको हार्टबर्न शुरू हो जाएगा, और हार्टबर्न जब स्टार्ट होता है तो वो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेशेंट रिमेन्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो आप तो खा पी के उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह कर लें। फिर जनरल कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा लोगों का, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, तेज तेज नहीं चलना, बाहर नहीं जाना, और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आप नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज, वॉक आप कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप इसके अलावा भी और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सर भी बताएंगे। तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ
गुजारें, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई उसको मील्स को कर लें। लेकिन एक जैसे होता है ना कि आप बस लेटे रहें और आपने पूरे 9 महीने लेट के गुजारना है, तो उस तरह तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर टाइम पास करना भी, और फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, वैसे भी आम रूटीन में हम लोग वॉक जो है ना बड़ा कम करते हैं। हाँ, खाना पीना वॉक तो है ही नहीं ना, अब तो हमारे लाइफस्टाइल जो है वो इतने चेंज हो चुके हैं कि वॉक तो बिल्कुल ओमिट हो गई, छोड़ दी है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है जी, साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? जमीर साहब से बात करा ले डॉक्टर जमीर। जी जी, करें बात। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाइक साहब। सर सुहेल बात कर रहा हूँ, पहले पेशेंट रहा हूँ आपका एलिट फोर्स से सर। जी जी भाई। तो आपकी एक्सरसाइज से काफी बेहतरी महसूस हुई है, मैं चलने फिरने लगा हूँ अब। चल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना मेरी टांगों में अभी वो एड़ियों में ना सदर से नीचे बैठा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद है कि आपको जीबीएस का अटैक हुआ था जिसमें आपके हाथ और पाँव दोनों, मेरे ख्याल में वो सुहेल वही है ना, एलीट फोर्स वाले? जी 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 सर। जी जी जी, हाँ। बस मेरे ख्याल में आप जबकि दोबारा जब आप ड्यूटी में है ना, मेरे ख्याल में आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की। हालांकि आप जिस जगह पे बैठे हैं वहीं आपके पास जिम भी है। अगर आप रोजाना की बुनियाद पे जिम एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते लाइट वेट के साथ, तो मेरे ख्याल आप डे बाई डे आपने बेहतर होना था और आपने बहुत इंप्रूव किया था। अब जहां तक आपकी टांगों में खिंचाव तनाव का है ना मसला, आपने क्या करना है कि दीवार के साथ आपने खड़ा हो जाना है। आप ये टो हैं, आपकी उंगली है, उसके आगे जो है आपने ईंट रख के ना एड़ियों पे सारा प्रेशर पड़े। तो इस पे आपने रोजाना की बुनियाद पे आपने 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइजेज इससे पहले आपको जो सेल्फ वर्कआउट बताया गया था, उसको भी आप कंटिन्यू रखें इसको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वही ना, लोगों को जो मसाइल होते हैं उसके बाद ये होता है कि आपने चले इलाज तो करा लिया, उसके बाद प्रॉपर अपना ख्याल कैसे रखना है वो जरूरी है। देखिए, मैं जब अपना क्लिनिक बनाया था तो मेरा एक पूरा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, मतलब एक पूरा फिटनेस सेंटर है, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक पूरा इन्वायरमेंट हमने दिया। और जिम का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए दिया था कि अब कभी भी किसी को अगर खुदा न खासा स्ट्रोक होता है या कोई भी बीमारी होती है, आपने अपनी थेरेपी कंप्लीट करने के बाद अपने लाइफ टाइम स्केड्यूल में जिम एक्टिविटी लेके आए आप। अब जिम लोग अक्सर, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची है, ये मतलब वो एग्रेसिव होके चली गई, मैंने वेट लूज करना ही है। अब वजह कि अगर किसी भी सेटअप पे आप जाते हैं कि जो ट्रेनर है वो एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। मतलब पहले सबसे पहले उसकी हेल्थ को एनालाइज करें कि आया कि उसने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज की है या नहीं की। अगर उसने नहीं की तो उसको बिल्कुल एक ग्रॉस रूट पे उसको यूज टू करें, मतलब बॉडी को यूज टू करें। सिंपल स्ट्रेचिंग बोलेंगे भाई आपने एक प्लेट से ज्यादा आपने नहीं करना, 1 महीना अपने आप को यूज टू करें। अब होता क्या है कि आप जब जिम में जाते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि बस आज मैंने स्लिम स्मार्ट होकर मैंने इधर से मैंने निकलना अच्छा, फिर वो 2-3 दिन बाद आपको खुद ही जो है ना बॉडी वो बहुत ज्यादा आपको पेनफुल जो है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी बॉडी को लेकर, बहुत सारी चीजों को। देखिए, अगर बॉडी यूज टू है, एक्सरसाइज करेंगे तो इश्यू नहीं होगा। नहीं हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है तो खलियां पड़ जाती हैं। वो जो 1 हफ्ते का जो टाइम होता है ना, उसमें इतनी तकलीफ होती है, बंदा कहता है यार जिम नहीं भाई नहीं, मैंने तो नहीं करना, मैं तो पहले गया था। हाँ। तो आज तक उसके दर्द खत्म नहीं हुए। दर्द खत्म ना होने की वजह ये कि कभी भी फिटनेस ट्रेनर के पास ट्रेन्ड पर्सन हो जो आपको एनालाइज करे, आपको बताए कि अभी आपका ये मंथ, ये 15 डेज का स्केड्यूल है, ये मंथ का स्केड्यूल है, ये 3rd मंथ का स्केड्यूल है, अकॉर्डिंग टू दिस लेके चलना है। इसे लाइफ टाइम स्केड्यूल, ये नहीं कि आपने एकदम आप आए हैं और एकदम स्लिम स्मार्ट होके आप चले जाएं। तो वजह यह है कि हमारे यहाँ इशू ये होता है, अगर कोई भी खुदा न खासा एक पेशेंट आता है जिसको बैकेज का इशू है, अब उसको पेन तो रिकवर कर दिया, बट उसको जो सेल्फ एक्सरसाइजेज बताई जाती है ना, वो इसलिए बताई जाती है इट्स अ लाइफ टाइम स्केड्यूल। अच्छा, फिर एक लोगों का बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, सो जी सोनू सारी जिंदगी करनी पाएगी वर्जिश। देखिए, जिंदा रहने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता, आपके पास टाइम नहीं है तो मैक्सिमम मेडिसिन खाएं, आखिर जीना तो है। अगर आप कहते हैं मेडिसिन से साइड इफेक्ट मिलते हैं तो सिंपल सी बात है, 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को दें ताकि आपको मेडिसिन का सहारा ना लेना पड़े। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है, हर बंदा देखे, कहीं भी हम जाते हैं, पार्क्स होते हैं, उन्होंने सारे क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज सारी लगाई होती है, मतलब जिम टाइप उन्होंने। हमारे मुल्तान में भी रहा है काफी अर्सा अल्हम्दुलिल्लाह, जब एक पहले हमारे डीसी साहब आए थे, जगह जगह उन्होंने ये सारे किया थे। तो कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है शायद आप? हेलो जी, कॉल दोबारा कर सकते हैं जी। तो वजह यह है कि हमें अपने जो भी एक्टिविटी है ना उसको रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी बेसिस पे लेके जाना चाहिए हमें। हम असल में हर काम करते हैं शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता। और जैसे कि हमारा जैसे एक टॉपिक चल रहा है आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी ओबेसिटी क्यों होती है, वजह है कि आज के जो सबसे मेन काज है वो है फास्ट फूड। अब देखें कि इतने होटल्स नहीं जितने फास्ट फूड के पॉइंट्स बन चुके हैं ये, जहां डील चल चुकी हैं। अब देखें सही, अब मैम को पता है सबसे ज्यादा पेशेंट डायबिटीज के बढ़ने दे। अगर 10 लोग हैं जिनमें से सबको डायबिटीज है तो इनको पता ही नहीं है कि हमारा के जो चीज आ रही है हम लोग अनलिमिटेड खाते चले जाते हैं। फिर अक्सर लोग बैलेंस डाइट क्या होती है, मैं सिंपल सी बात है, आप एक इनटेक पानी का ज्यादा इस्तेमाल आप करें, लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप अपने नट्स का पूरे साल आप खाएं। फिर अक्सर लोग कहते हैं यार नट्स हम लोग खाते तो गर्मी बहुत है, टेम्परेचर में सऊदी अरेबिया देखें कि पूरा साल वो लोग खजूर भी खाते हैं, वो काजू भी, उनका खीर खाते हैं। तो वजह यह है कि वो साथ मतलब दही का इस्तेमाल भी करते हैं, फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक सर लोगों को मैं कहते हैं सर वो वेजिस कैसे, मैं क्या आप होटल में जाते हैं सबसे पहले सर्विंग क्या करते हैं, आपको सलाद देते हैं, रायता देते हैं। बिल्कुल, उसके साथ आप कोई भी डिश भी करें तो उसके साथ आपकी थोड़ी वेजिस लाजमी होती हैं। उसके बाद जब जाते हुए आपको सौंफ दे देते, चलें वो डाइजेस्ट सिस्टम आपका डाइजेस्ट कर ले आपको। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है क्या मामलात होते हैं पेचीदा, उस पर भी बात करेंगे, और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो क्या इफेक्ट होते हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना मोटापा जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट इस तरह से कर सकता है कि बच्चे में ना एबनॉर्मेलिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब रिसर्च ये कहती है कि खास एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें ना बच्चे के दिमाग के ऊपर जो हड्डी होती है ना वो नहीं बनती है, और उसके जो पीछे स्पाइन है उसके अंदर भी सुराख हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के वो तो वैसे वो कंपैटिबल टू लाइफ नहीं होते, बाद में सर्वाइव भी नहीं करते। तो मोटापा जो है ना एक बहुत बड़ी, जैसे इन्होंने पहले बताया ना, मदर ऑफ डिजीज है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को भी इफेक्ट करती है और मदर को भी इफेक्ट करती है। अच्छा, मदर में ना हाई ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने के रिस्क, शुगर के ज्यादा होने के रिस्क वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर ड्यूरिंग जैसे लेबर होता है ना तो जचगी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के रिस्क होते हैं। अगर वो सिजेरियन पे एंड अप होती हैं तो हम उनको जो है एनेस्थीसिया अगर दे रहे हो तो वो आप जो कमर में की रीढ़ की हड्डी में एक हम इंजेक्शन लगाते हैं, आप वो नहीं लगा पाते हैं। अगर आप उसको पूरा जनरल एनेस्थीसिया दें तो वो आप ट्यूब एक पास करनी होती है, उसमें रिस्क हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग सिजेरियन पेशेंट जो है वो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, और इवन शी कैन एंड अप विद डेथ। ठीक है, तो और फिर उस पे सीरियस कंडीशन में हाँ, और बाद में जैसे ही अगर आप डिलीवर हो गए हैं, आपका सिजेरियन हुआ है, तो आपके जो वूंड है, जख्म है, उसके खराब होने के रिस्क होते हैं। आपको लिकोरिया के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी जो शुगर है वो लॉन्ग टर्म जा सकती है, फ्यूचर में भी आपको शुगर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, मिसेज इकराम हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो मैम, वो बेटी के बारे में बात करनी थी मैंने डॉक्टर साहब से। जी जी, बात करें, आप बात करें। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 18 साल की। अच्छा, जोड़ों का मसला। जमीर साहब आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, एज कितनी है उसकी? उसको 18 जैसे वो सर्दी होती है ना, एज 18 साल है। अच्छा, 18 साल है उसकी। ठीक है, तो सर्दियों में उसको तकलीफ होती है या पूरा साल उसको दर्द रहता है? आप बताएं। जी, उसके जोड़ों में सूजन हो जाती है, चल फिर नहीं सकती फिर वो। अच्छा, ये बाय बर्थ उसको इश्यू है या अभी हुआ है, ये बताएं। चल फिर नहीं सकती। नहीं, उसको बचपन से ऐसी तकलीफ, टाइफाइड बुखार हुआ था उसकी वजह से। अच्छा, अब ऐसा है कि आप उसके लिए ना देखें। नहीं, बचपन से नहीं है, टाइफाइड बुखार की वजह से हुआ है। ठीक है, अब देखें उस बच्ची के लिए जरूरी है कि वो रेगुलर किसी भी आपके नियरेस्ट पॉइंट पे जो भी आपको
फिजियो सेंटर मिलता है, उसकी डेली वेजेस पे आप उसकी कुछ महीने आप थेरेपी करवाएं उसको, ठीक है। थेरेपी जो वो आपका कंसल्टेंट जो अभी फिजिकल थेरेपिस्ट है जो एक्सरसाइजेज रेकमेंड करेगा, उसको आप लोग घर में भी 3-4 मरतबा कराएं तो ये जल्दी बेहतरी होगी। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए जरूरी होता है जिनको मसल्स का इश्यू होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, उनके लिए बेहतर होता है कि डेली वेजेस पे एक्सरसाइज करवाई जाए ताकि वो अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मैम। हाँ जी, और जो फिर डिलीवरी के बाद अगर आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया है तो फिर ये फ्यूचर में जो है ना उसी तरह से ब्लड प्रेशर, शुगर, और गर्ल्स में आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज कॉमन है जिसकी एक मेन वजह जो है ना ये जंक फूड का एक्सेसिव यूजेज है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप सारा दिन जो है ना वो दिन रात आप बैठे हुए हैं, मोबाइल्स लेके बैठे हुए हैं, लेट नाइट स्लीप कर रहे हैं, लेट नाइट होम डिलीवरीज हो रही हैं और आप जंक फूड खाए जा रहे हैं, तो और फिर वेट गेन होता है। फिर वेट गेन से जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम बात कर चुकी हूँ, तो उसकी जो है ना वो बेसिक रूट कॉज ये वेट गेन ही होता है बहुत सारे केसेस में। अगर वो डिजीज हो रही है तो फिर उसका फ्यूचर जो है ना इफेक्ट इस तरह से होगा, उसको बाद में फिर पीरियड्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, और अगर वो चीज इतनी ही अनकंट्रोल हो तो फिर बच्चेदानी के इवन कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। तो यानी ये वही बात है कि ये एक रूट है ना मोटापा, अगर आपने उसको जो है वो रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया तो फिर आप फिर ये वाली गर्ल्स जो है ना इनको एक्नी, ये जो चेहरे पर दाने बन जाते हैं, चेहरे पर जो है ना वो बाल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, फिर ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होते हैं, उसको ट्रीट करा रहे हैं, बेसिकली जो है ना वो जो रूट होती है ना उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते, हार्मोन्स का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुझे लगता है आज थोड़ा नेटवर्क का भी इशू चल रहा है क्योंकि लोग कॉल्स मिला रहे हैं लेकिन हमारे तक जो है आवाज़ नहीं उनकी आ रही। आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह बहुत सारी खवातीन का ये मसला होता है कि जिस तरह अब सिजेरियन आप हो जाता है उसके बाद जो है वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये एक इतना बड़ा मिथ है। मैं आपको बताऊं, पेशेंट्स ना हमारे पास डेली रिपोर्ट कर रहे थे, उनसे पूछे ना आपने वेट कब से गेन किया है ना, तो वो 10 साल पुराना अपना सिजेरियन उठा के ना उसके साथ उसको लिंक कर रहे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए सिजेरियन तो मेरा भी हुआ है। तो ये आपका सिर्फ लाइफस्टाइल होता है और आपने ना, हमारी कौम में ना अवेयरनेस की तो इतनी ज्यादा कमी है, और मैंने ये देखे बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी है ना, उनके वो मिसकंसेप्शन जो है ना वो नहीं खत्म होते। तो आप जितना भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें ना, वो एक घर में जनरल एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ना, उसका भी ऐसे हुआ, मेरा भी ऐसे हुआ, फलां का भी ऐसे हुआ, और ये ड्रिप्स लग जाए तो उसके बाद भी उसका वजन जो बढ़ता है ना वो पूरी जिंदगी के लिए जो है ना वो बस वहीं पे स्टे कर जाता है। ये सिर्फ आपके अपने लाइफस्टाइल बेस्ड होता है कि आपने अपनी लाइफ में, रूटीन में एक्सरसाइज को कितना शामिल किया है, आपने अपनी डाइट्स का जो पोर्शन कंट्रोल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि बहुत सी खवातीन आपकी इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे कि बहुत सी खवातीन ये कहती हैं कि जब सिजेरियन हो जाए तो उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम लोग जो है वो पेन ज्यादा रहता है, कोई काम नहीं, एक्टिविटी आप उस तरह की कर सकते हैं। देखिए ये पोस्चर के मसाइल जो है वो बताया ना, पोस्चर भी बड़ा मैटर करता है। ये बैक की जो कंप्लेंट्स कर रही होती है ना यूजुअली, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप एक कोएक्स से सर्जरी करा रहे हैं, ठीक है, और आप एक क्वालिफाइड पर्सन से सर्जरी करा रहे हैं और उनके सेटअप पे सर्जरी करा रहे हैं और क्वालिफाइड लोग ही आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो फिर आपके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे। अगर आप एक जो है वो लेस क्वालिफाइड पर्सन या कोएक्स के पास जाके ऑपरेट करा रहे हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम्स तो होंगे। ज़ाहिर है उसने आपको कैसे ड्यूरिंग सर्जरी हैंडल किया है, आप वो एनेस्थीसिया के दौरान में वो एनेस्थीसिया सही तरीके दे पाए नहीं दे पाए, उससे बैक के इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। आपकी जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है वो बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह से जिसने सर्जरी की है वो कितना क्वालिफाइड था, उसके बहुत सारे लोगों को ना अंदर एडियंस बन जाती हैं। जैसे ऑपरेट होता है ना तो अंदर आपकी जो यूट्रस है उसका ब्लैडर और साथ में जो इंटेस्टाइन्स हैं और साथ में जो टिश्यूज होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आपने टिश्यू हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की है तो उसके लिए तो बेहतर यही है ना कि आप क्वालिफाइड लोगों के पास हैं। हमारी आवाम ना असल में ना, सॉरी टू से, लेकिन ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है कि आप ना अपने ऊपर पहनने पुनने के लिए और अपने फंक्शंस पे और इधर उधर सैर सपाटे पे तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जहाँ हेल्थ का मामला आएगा ना वहाँ आप बिल्कुल लो प्रोफाइल पे चले जाते हैं। हाँ,
तो वो यही है कि आप फिर जो आपका फिर आपने वेट गेन किया है, आप उसको बाद में अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आए। मैं तो अपने पेशेंट्स को जनरली ये कहती हूँ कि आपने अपने ऊपर प्रेशराइज ज़्यादा नहीं करना, आप अपनी एक वेट मशीन ले लें और 1 kg पर वीक के हिसाब से अपने वेट को रिड्यूस करते जाएं, तो एक वो सस्टेन्ड आपका जो है ना वेट लॉस होगा। और अपनी डाइट को नोटिस करें कि मैं क्या खा रही हूँ। अच्छा, वो जो एक होता है ना कि अम्मी ने फलां बना के रखा हुआ है, सास ने फलां बना के रखा हुआ है, ठीक है, आप उसका 1 आध स्पून ले लें। ये नहीं है कि आप पूरा दिन जो है ना वही एक हैवी, इतना हैवी फैटी मील आप वो लेते रहे। आप अपनी बैलेंस डाइट रखें और बाद में भी जो है ना वो अपना चेकअप करवाएं, अपने जो डॉक्टर है उनसे चेकअप कराएं। अगर आपने वेट ओवर गेन कर लिया है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट, अपने गायनोकोलॉजिस्ट उससे पास जाएं, उससे पूछें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। मेनली चीज जो है ना वो डाइट को ओनली लाइफस्टाइल में स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये चीजें सब जो है वो मैटर करती हैं। अच्छा जमीर साहब, जिस तरह हम ये देखते हैं कि कोरोना आया, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। अच्छा, जोड़ों की तकलीफ लोगों को बहुत ज्यादा हुई। अभी हम देख रहे हैं कोरोना के बाद भी जो लोग हैं अब उनको जोड़ों की तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो पेन की जो मेन वजह ना, बेसिकली हमारे जो घर है ना वो घर है छोटे छोटे, हड्डियों में पेन और अच्छा घर है छोटे छोटे, ना रोशनी मिलती है, ना हवा मिलती है, ना धूप मिलती है। सर एक ही सुबह उठे, बच्चों के लिए उन्हें नाश्ता बनाया, मतलब घर के बर्तन शर्तन को हर चीज सेट लाइन करके मेड से काम करा के फिर उनका लंच शुरू हो गया। लंच करने के बाद उनके इवनिंग की एक्टिविटी शुरू हो गई। इस दौरान उनको रेस्ट नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं लेडीज की, जिनको ज्यादातर दर्दों का, जोड़ों का सामना करना पड़ता ही है। अब उसके बाद क्या है, मुसलसल एक ही कमरे में वो बंद हैं। फिर सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है उनका विटामिन डी का और कैल्शियम का। वजह क्या है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, मुतबादल 12 गिलास दूध के हमें पीने चाहिए, जो किलर ऑफ कैल्शियम है। हम क्या बड़े शौक से हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। अब देखें, किसी की घर में हम जाएं, अगर हमें वो जूस पिलाता हम ऐसे चेहरा सीजीज पे करेंगे। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक बड़ा स्माइली फेस के साथ कैन उसने दिया है जनाब हमने, तो मतलब है कि आप उनको ये नहीं पता साइड इफेक्ट कितने हैं ये। तो एक तो अपनी डाइट में से ऐसी चीजें, अब पूरे दिन जैसी बात हो रही है ओबेसिटी के हवाले से, जैसे कि सुबह बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो बादशाह सलामत वाला करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन काम करना है। दोपहर वजीर, रात को फकीर वाला। इधर हमारे है उलट आते हैं, हमने रात को ओवर ईटिंग करनी या डील मिलनी है उसमें 20% जनाब लेस हमें ये चीज मिलेंगे, हम खूब एंजॉय करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक में सुबह पड़े, सुबह भूख नहीं लगेगी उनको। अच्छा, जो दिन भर जो काम उन्होंने करने हैं वो हेडिक सा रहेगा, ऐसे रोजी से हो जाएंगे, वो गिरने वाले हो जाएंगे, काम नहीं बचेंगे, जिसमें ताकत नहीं है। अब फिर क्या है कि हमें रात को सोते हुए एनालाइज करना चाहिए अपना कि हम 24 घंटे में अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक कौन कौन सी खाई है और कौन कौन सी खुराक हमारे जिस्म को ताकत दे रही है। पहले तो ठीक है, हम वक्तों में इतने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं था, हर चीज ऑर्गेनिक चीजें थी, हर चीज के कोई ना कोई पॉजिटिव असरात हमारी बॉडी में मुरतब होते थे। ये ना हमारा स्टोमिक हमारा खराब होता था, ना हमारा ज्यादा सी सेक्शन होते थे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते थे। घर देखा जाए नलके से हमने पानी या ना कपड़े धोने तो सोटे के साथ खुद, कोई फ्रोजन शोल्डर नहीं था, कोई बैक इश्यू नहीं था, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। वही कोई सीरियस मैटर जो होते हैं बाहर के भी कामकाज। अब हमारे घर में 4-4 5-5 नौकर होते हैं, ऑर्डर होता है कि बर्तन इसने धोने, कपड़े इसने धोने, और मतलब सब लोगों के काम डिवाइड है, सिर्फ आपने बैठना है, पानी ले। जब आपने हुक्म देने, हर चीज आपको स्टैंड में मिल जानी है, तो जाहिर बात है जिस्म को मुशक्कत तो नहीं मिली, तकलीफें तो बढ़नी है। अब जाहिर बात है कि एक्सरसाइज होगी तो आपको तकलीफें नहीं होंगी, जब एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। बाहर कॉन्सेप्ट है, यूरोप में कोई नौकर वाला सिलसिला नहीं है, आपको खुद ही काम करना पड़ता है, आपका लाइफस्टाइल उधर लोग बीमार इतने मोटे हैवी होते हैं। मैं पाकिस्तान में इतना मोटापा है नहीं जितना यूरोप में मोटापा है, बट वो लोगों को भागते हुए देखें आप कि पता चलता है यार कोई जवान जैसे होता है वो भाग रहे हैं जनाब। तो इधर हम लोग यकीन करना बड़ा दुख होता है कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, बच्चे खड़े होते हैं, सिर्फ पीछे कुब निकला होता है, बैठे तो कुब निकला। अच्छा, आजकल के बच्चों का भी ये मसला है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं असगर बात कर रहा हूँ हैडी से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ के ना यूट्रस में है रसोली, उसकी वजह से हमल नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में कोई ये ऑपरेट कराना पड़ेगा या वैसे कोई मशवरा है? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगी?
कितनी एज है उनकी? एज कितनी है? एज है 28। अच्छा, पहले उनके बच्चे हैं? नहीं, पहले नहीं। कितना अर्सा हुआ है शादी को? शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले। सही। अच्छा, इसके अलावा उनका वेट वगैरह तो नहीं ज्यादा? नहीं, वेट जो है वो 60। अच्छा, ये जो है ना जनरल कॉन्सेप्ट रसोली के बारे में ना, वो यही है कि उसकी तो सर्जरी ही होनी है, सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। लेकिन लोगों को ना असल में यही नहीं पता होता कि ये जो रसोली है ये बच्चेदानी के अंदर है, ये बच्चेदानी के बाहर है। जैसे अब इन्होंने खैर बोला है बच्चेदानी के अंदर है। अच्छा, अब बच्चेदानी के अंदर जो रसोली है ना, वो इफेक्ट्स क्या डाल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो वो यूट्रस के ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जिसमें इसका साइज इतना बड़ा है कि वो ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर रही है, फिर तो वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। अगर वो यूट्रस के इंटरनल साइड पर है और वो ट्यूब्स को ब्लॉक नहीं करी, तो प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करेगी, यानी कंसेप्शन को इफेक्ट नहीं करेगी। वो उसके बाद जब बेबी वहां जाके इम्प्लांट होता है ना, तो उसमें मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ा देती है। सही। लेकिन जैसे ये इन्होंने कहा है ना कि उनको हमल नहीं हो रहा, इसके लिए तो प्रॉपर इवेल्युएशन होने की जरूरत है पहले कि ये ही वजह है ना हमल ना होने की या कोई और वजूहत है। अब बहुत सारे ऐसे हैं कोएक्स वगैरह पेशेंट्स को मशवरा देंगे कि आप ना ये ऑपरेट करा लेंगे ना, उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी, जबकि इट कैन लीड टू परमानेंट जो है ना वो प्रॉब्लम। उसमें आप सर्जरीज ऐसे ही कर दें यूट्रस के अंदर कि आपकी जो यूट्रस की इंटरनल लेयर है वो आपस में जुड़ जाए, एडियंस बन जाए वहां, तो वैसे ही इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसीलिए ना इनफर्टिलिटी को प्रॉपर इवेल्युएशन करवानी चाहिए और काबिल डॉक्टर से इवेल्युएशन करानी चाहिए। हो सकता है मेल फैक्टर हो जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रही है, और वो रसोली का एक पॉइंट ले करना, तो उसी की वजह से ऑपरेट करा लेंगे और वो फिर जो एक्चुअल पॉइंट था ना वो हाईलाइट नहीं होता और ट्रीट नहीं होता। और हमारे यहाँ जो है ना बहुत दफा में ऐसा ही होता है, मतलब 70-80% में, जिसमें मेल्स कहते हैं कि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बशीर साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? तो बात यह है कि 65 साल मेरी उम्र है और दर्द है मुझे, मैं जिम भी करता हूँ हल्का फुल्का, और पता नहीं क्या बात है, कमर की दर्द जाती नहीं, ये वजन उठाने कमर का दर्द रहता है, हम उनको ये तकलीफ है, क्वेश्चन वो ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब लेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कॉलर थे हमारे साथ, उनको मसला है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो ज्यादा वजन नहीं उठा सकता और मुझे कमर का पेन रहता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी शॉपकीपर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सारा दिन बैठना है, तो आपने कोशिश करना है आप कमर के पीछे तकिया रखें ताकि आपकी पोजीशन सीधी रहे आपकी। और दूसरे नंबर पे आप अगर बैठे हैं, आप ऑफिस वर्क हो या कोई भी शॉपकीपर हो, वजह कि हमारा जो पोस्टर था हम ऐसे बैठते हैं सारा दिन, और इसी चीज पे बच्चे भी बैठेंगे, स्टडी करेंगे इसी तरह बैठेंगे, तो मोबाइल फोन करेंगे, ऐसे बैठेंगे। आप देखेंगे, मैं अक्सर अपने पेशेंट से भी पूछता हूं कि आपने पूरे 24 घंटे में मोबाइल, आप देखिए अप्रोक्सीमेट 8 से 10 घंटे यूज करते हैं, 8 से 10 घंटों में कितनी दफा आप छत की तरफ देखते हैं? अच्छा, अब इसी से क्या इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल यूजर है ना, सबसे पहले तो कान के साथ लगे समाप्त, आंखें डे बाई डे कमजोर होती चली जा रही हैं, आपके ब्रेन सेल्स आपके डैमेज हो रहे हैं, आपका नेक्स्ट सर्वाइकल इश्यू हो रहा है, फिर शोल्डर हो रहा है, टेनिस एल्बो, आपके हाथों में पेन शुरू होता है, बैकेज का इश्यू, शियाटिक पेन, स्टोमक कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, ये कॉमन इश्यू हो गए हैं हर दूसरे बंदे के साथ। और जहां तक है ऑफिस वर्क, जैसे अभी ये कॉल आई है, ऐसे जो लोग जिनको कमर की तकलीफ है, सबसे पहले जब भी बैठे सीधा बैठक है, अपनी आदत डालें, खड़े होते हैं अपने कंधों को सीधा करेंगे। जैसे हमारे फोर्सेस के जितने भी लोग हैं वो 8-8 घंटे स्टैंड बाय खड़े होते हैं ऐसे, अब उनके हाथ के होते हैं बैक भी होते हैं ताकि उनके छाती सीधी हो, कंधे उनके सीधे हो और आराम से खड़ा होते हैं। हमारा आदत क्या, हम ऐसे रिलैक्स होकर बैठते हैं ना, अजीब अजीब पोस्टर में हम लोग। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ है मोहम्मद लतीफ, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा पेट बढ़ रहा है जी, को परहेज तो कोई भाई बर्तन चढ़ या खाना घट खावा। अच्छा, पेट बढ़ रहा है उनका। देखें, पेट कम करने के लिए बहुत आसान तरीका है। नंबर 1, सुबह का नाश्ता लें प्रॉपर, दोपहर और रात का कंप्लीट खत्म कर दें। रोटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है रोटी खाने का, रोटी कम खाएं,
सब्जी का इस्तेमाल, सलाद रज के खाएं। उसका तरीकाकार ये है कि आपको अच्छी डाइट के लिए, जैसे लोबिया होता है और काले चने होते हैं, मकई होती है, रात को भिगो के रखें, उसके बाद सुबह उसको बॉयल करें, बॉयल करने के बाद ड्राई करें, आप फ्रिज में रख दें। जब भी आपको भूख लगे आप सलाद काटें, उसके साथ ये चीजें ऐड करें, आपको एक अच्छी डाइट मिलेगी, कमजोरी भी नहीं होगी, जिस समय में ताकत भी होगी, जो आम जो दर्दें होती वो भी नहीं होंगे। और पानी, और इसके बाद सलाद के साथ फिर रायता ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हर दूसरे बंदे को कब्ज है, गैस है, उसके लिए जरूरी है कि आप जैसे धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, टमाटर को ग्राइंड करें, उसमें दही का इस्तेमाल करें, मिक्स करें आप, और साथ आप जैसे रायता जैसी चीजें बताइए ये ज्यादा इस्तेमाल करें। रोटी कम से कम खाएं। फ्रूट जैसे आजकल बहुत ज्यादा फ्रूट आया हुआ है, जो भी सस्ता फ्रूट हो अपनी जिंदगी में उसको लाजिमी रखें, उसके औकातकार होने चाहिए। अगर आपने सुबह नाश्ता किया है आपने 8 बजे, उसके बाद 11-12 बजे आप फ्रूट खाएं, दोपहर में आप सलाद खाएं, सलाद के बाद फिर आप जो है ना अपनी ग्रीन टी पिए, अगर चाय कम से कम पिए, चाय ज्यादा पीती हैं उसमें मीठा के ज्यादा इस्तेमाल होता है जिससे मोटापा ज्यादा होता है। रात का खाना मुकम्मल स्किप करें। और इंशाल्लाह आज आप अपना वेट नोट कर लें कि आपका वेट फॉर एग्जाम्पल 80 किलो है, आप देखेंगे 1 महीने बाद आपका वजन और नहीं 2-3 किलो वजन लाजमी कम होगा। तो इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लेके चलें। 1 साल का पूरा प्रोग्राम बनाएं, 6 महीने का या 3 महीने के, आपने अपने एक्चुअल वेट में इसमें आसानी से आ सकते हैं। सही। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान है हमारे साथ टोबाटेक सिंह से, क्या कहना चाहेंगे? जी मोहतरमा, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है और मेरी घुटनों में दर्द बहुत रहता है और चलने में बहुत तकलीफ होती है। आपकी एज 40 ईयर्स है और सॉरी बेटा आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। घुटनों में मेरी एज है 40 साल। ठीक है। तो मुझे चलने में बड़ी तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में देखिए भाई, घुटनों का जो दर्द में भी आपका यूरिक एसिड का भी हो सकता है। एडियो में दर्द रहता है आपको? एडियो में एडियो में दर्द रहता है आपकी? हील पेन पूरी घुट? अच्छा, अब ऐसे है कि मेरा भाई एक तो ठीक है, घुटनों में ज्यादा तकलीफ रहती है। अब देखें, अब सारा दिन अगर हम घुटनों को फोल्ड करके हम लोग बैठेंगे तो सिंपल सी बात है 8 से 10 घंटे में वैसे भी अकड़ाव होता है। अब उसका तरीका कार के दर्द को खत्म करने के लिए कि जब भी आप अगर बैठते हैं, बैठते हुए आपने अपनी टांग को बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे टांग मेरी ना ऐसे घुटने को बिल्कुल सीधा करना है, एड़ी अपनी जो है वो खींचनी, उंगली अपनी तरफ खींचनी है अपने पाँव की। अब इसी तरह से 1 बाय 1 आपने इसको होल्ड करना है, अपने एड़ी को बाहर निकालना है, उंगली अपनी तरफ करना है। उसके बाद फिर दोनों टांगों को, जैसे ये दोनों मेरी टांगें, एड़ियां अपनी तरफ खींचनी है और ये उंगलियां अपने कंधे की तरफ होंगी। ये 5-5 सेकंड आपने करना है। उसके बाद आपने जैसे क्लैपिंग करते हैं, अंगूठे को साथ टच करना है और हल्के हल्के स्लाइडिंग करनी है, जैसे रोलिंग करते हैं। इसके बाद आप लेटे पड़े, ये इसी तरह से लेटते हुए भी कर सकते हैं, आप बैठते हुए भी कर सकते हैं। वॉक का ज्यादा इस्तेमाल करें और बेहतर है 40 साल को इतनी ज्यादा उम्र नहीं होती मेरा भाई, आपके नियरेस्ट पॉइंट पे कोई भी आपका फिटनेस सेंटर है, आप उसको ज्वाइन करें ताकि हमेशा के लिए ये तकलीफ दूर हो आपकी। सही। अच्छा नाशा, आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह की खवातीन हैं उनको विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम की स्पेशली बहुत ज़्यादा कमी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इसमें ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग पेशेंट्स को ना सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं। वो अगर डेफिशिएंट नहीं भी है, क्योंकि बच्चे ने तो मदर से ही लेना है ना। अगर मदर डेफिशिएंट नहीं है और वो अपने इनटेक में डाइट, हमारी डाइट जो है ना वो इतने रिच नहीं होती हैं, आप जितना भी लेते हैं ना तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ते हैं। इसलिए हम आयरन ऐड करते हैं, फॉलिक एसिड ऐड करते हैं, कैल्शियम ऐड करते हैं, विटामिन डी ऐड करते हैं। अब जैसे अभी आज जिक्र हो रहा है ना ओबेसिटी का, ओबेसिटी में यानी मोटापे में विटामिन डी की ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनको ना सप्लीमेंट्स जो देते हैं ना सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड, विटामिन डी उसमें ऐड करते हैं, जो कि फिर हम बाद में उन्हें कहते हैं कि डिलीवरी के बाद भी एटलीस्ट आप 3 मंथ्स के लिए जरूर लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर ने बेबी को फीड कराना होता है और फीडिंग के दौरान भी आपको कैल्शियम विटामिन डी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सही। और अगर आप मोटे हैं तो आपकी ऑलरेडी बॉडी जो है ना वो डेफिशिएंट है, तो फिर इसीलिए आप जो है वो आपको ज्यादा, बल्कि जैसे विटामिन डी के जो है ना वो अलग से भी आते हैं और कैल्शियम के साथ कंबाइंड सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो हम सेपरेटली भी ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसमें इंजेक्शंस भी होते हैं, एम्प्यूल्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को पीने के लिए भी दे देते हैं, तो वो उसकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे तो इसके टेस्ट भी होते हैं, हम टेस्ट करवा के तो एग्जैक्ट लेवल्स उसमें मैयर कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जैसे ये वाले टेस्ट ना बहुत कॉस्टली होते हैं,
अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि मोटापे ने आपकी ये डेफिशिएंसी करनी है, हमारी डाइट्स ऐसी हैं, जैसे ये कैफीन का ओवर इनटेक आता है ना, इससे भी आपकी कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो आप जो है वो डाइट में अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे 3 महीने गुजरते हैं, उसके बाद कैल्शियम विटामिन डी आयरन मस्ट इंक्लूड करें, फॉलिक एसिड आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो में आती हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाती हैं, बहुत शुक्रिया। आपका भी ज़ुबीर बहुत शुक्रिया, हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन जाती है ताकि व्यूअर्स जितना भी अपनी सेहत का ख्याल जो है वो प्रॉपर तरीके से रख सके। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। मेजर रिटायर्ड आजम कमाल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज डेरा गाजी खान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अली रजा खान साहब, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता नात खां भी हैं और शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं? मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज तो मौसम बड़ा सुहाना हुआ है मुल्तान में। आज शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बाद ये खुश आइंद बात है कि मौसम ने करवट बदली और कुछ बेहतर हुई सूरत बेहतर हो गई, मतलब उसके साथ साथ वो मूड पे भी बड़ा आपका इफेक्ट पड़ता है ना अच्छे मौसम की। जी बिल्कुल सही। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो अली रजा खान साहब ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन हमारे साथ चिक मौजूद है। आपको पता है कि चिक जो है वो बहुत ही एक खूबसूरत स्मार्ट डिज़ाइन की LED आज हमारे साथ मौजूद है, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि चिक में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो चिक प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्ट होम अप्लायंसेस फ्राहम करता है, जैसे कि LEDs हैं, इनके फ्रिज हैं और AC कंडीशनर्स हैं। चिक एक पीपल ओरिएंटेड ब्रांड है। चिक अपने सार्फिन को स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंसेस फ्राहम करता है। इसके साथ साथ चिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी जैसे ममालिक में अपनी मसनूआत फराहम करता रहा है, और अब पाकिस्तान में भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो फ्राहम कर रहा है, जिसमें आपने देखा कि LED हमारे पास बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन है, बहुत ही इसके खूबसूरत कलर हैं। और जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे घर की में जब भी हम कलर की स्कीम रखते हैं तो उस तरह की बहुत ही खूबसूरत आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी मौजूद हों। अगर हम स्पेशल किचन की तरफ जाएं तो किचन में भी हमारा यही होता है कि किचन की जो चीज़ें हैं वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, आपका किचन जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो इसके जो फ्रिज है उसकी क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि चिक जो है एक जो उसका फुल डिजिटल इन्वर्टर है, और जिस तरह हम कहते हैं आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन जो है वो चिक जो है वो आपको फराहम करता है टेक्नोलॉजी। एक तो इसमें -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर है, और इसके साथ साथ जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। चिक ने अपने जो फ्रिज बनाए हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी फराहम करता है, जिसको खाने में लंबे अरसे के लिए आप उसको सेव और हेल्दी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ बिजली का, जैसे मैंने आपको बताया, बिल के तो आप लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिशें हैं उसकी वजह से 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो है वो आपकी लाइट नहीं होती। समटाइम तो ये भी होता है कि आपकी पूरी रात लाइट नहीं होती और सुबह आती है, तो उसके लिए 137 घंटे का जो है वो कूलिंग बैकअप है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, चिक अपने घर लेकर आएँ और अपने घर को जो है वो खूबसूरत बनाएं। अच्छा जी, इसके साथ ही मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो डेरा गाजी खान से आज स्पेशली हमारे पास तशरीफ लेकर आए, हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? शुक्र, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल माशाल्लाह। मौसम को एंजॉय करते हुए आए होंगे? माशाल्लाह खूबसूरत हुआ। डेरा गाजी खान का भी मौसम ऐसा ही होगा? बहुत अच्छा है मौसम। सही। अच्छा सर, अब आर्मी से भी आपका ताल्लुक रहा, अब आप प्रिंसिपल भी हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएंगे। और फिर उसके साथ साथ शायरी भी करते हैं आप, लिखने पढ़ने का भी आपको बहुत ज्यादा शौक है? एक्चुअली कहते हैं ना कि प्रोफेशन जो है अल्लाह ताला के एक शुरू से ही शौक था मुझे बचपन से ही। जब हम शुरू में देखते थे फौजी भाइयों को देख जाते हुए तो दिल करता था कि अब कल को हम भी इस जगह पे पहुंचे और इसी तरह कौम की खिदमत करें। तो एक एम के साथ मैं पाक फौज में गया और माशाल्लाह उधर मैंने 25 साल आर्मी की लाइफ गुजारने के बाद 2007 में रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने जो है चूँकि मेरी
क्वालिफिकेशन मीट करती थी प्रिंसिपलशिप को, तो मुझे आर्मी ने ही फौजी फाउंडेशन कॉलेज में प्रिंसिपल लगा दिया, जहाँ पे मैंने कुछ 7 साल उनके साथ गुजारे। उसके बाद मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आज तक प्रिंसिपल की ही ड्यूटी कर रहा हूँ। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, तो शायरी का शौक मुझे इस तरह हुआ कि लेट मी से वन थिंग कि या आदमी शायर होता है या नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल। सिर्फ उसको एक जला मिलती है जब आदमी किसी चीज़ को देखता है। तो मैंने भी, मेरे स्कूल में मेरे एक टीचर थे जो शायरी करते थे, लिखते थे मुख्तलिफ कहानियाँ मुख्तलिफ रसालों में, उनकी तरफ देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैंने भी उसको अपना मश्क के सुखन में ले आया। और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरी 8 किताबें हैं माशाअल्लाह। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने एक उर्दू गज़ल को एक नई सिनफ़े गज़ल से इंट्रोड्यूस करवाया है, रजूई गज़ल से, जो आज भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के उर्दू सिलेबस में शामिल है। थोड़ा सा रजूई गज़ल के बारे में हमें बताएं ना। रजूई गज़ल ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि गज़ल के अपना रदीफ और काफिये की पाबंद होती है, तो मैंने ये किया कि उसके मिसरा सानी में काफिये को सेम रखते हुए, यानी कि पहला मिसरा जो है ना वो आप बदल सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दूसरा मिसरा सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें काफिये का लफ्ज बदलेगा। ठीक है। जैसे आप ये चेहरा बदल कर देखिए, अभी चेहरा इसमें काफिया है, आप ये नक्शा बदल कर देखिए, तो सिर्फ काफी के एक लफ्ज ने पहले मिसरे को लेके चलना है और उसके मीनिंग्स को वाजे करना है। लेकिन इसमें यह भी ख्याल रखा गया है कि कहीं बोरियत का समा ना हो, वरना एक ही मिसरा बार बार रिपीट होगा तो इंसान बाद कारी जो है पढ़ने वाला बोर हो जाता है। लेकिन इसमें उस चीज़ को खास तौर पे मलहूज़े खातर रखा गया है कि आप गज़ल के मिजाज को बरकरार रखते हुए हर शेर में एक नए मजमून को ले सकते हैं, और वो काफिये का जो एक लफ्ज़ है जो हम वजन होना चाहिए वो पहले मिसरे के मीनिंग्स को वाज़े करता है। अच्छा, आर्मी से थोड़ा सा माशाल्लाह आपने 25 साल गुजारे, वो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आर्मी का एक्सपीरियंस से देखें, वो एक, मैं तो उसको कहता हूँ आर्मी इज ए लाइफ स्टाइल। वो आज भी वो मुझे वो उस वक्त का जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा हुआ है, या जो चीज़ें उस वक्त हमने एकेडमी में सीखी, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी, वो आज भी मेरे काम आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी की लाइफ आपको डिसिप्लिन बना देती है। बिल्कुल है। जो आज हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, और ये डिसिप्लिन ही जब तक नहीं होगा हमारी लाइफ के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम एक तरतीब से करेंगे, एक तरीके से करेंगे, तो आप आगे भी बढ़ेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे मुआशरे में चलते हुए। अच्छा सर, उसमें भी उस दौरान भी आप शायरी करते थे? जी, उस दौरान भी मैं शायरी करता था। तो आप अपने कोलीग्स को भी फिर अपनी शायरी सुनाते थे? डेफिनेटली, ये महफिलें सजती थी उस वक्त अक्सर। अच्छा, तो फिर कैसा रिस्पांस मिलता था? अच्छा रिस्पांस मिलता था। हाँ, अक्सर हम देखते हैं, मेरे खुद वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो कहते थे जब भी जो आर्मी वाले होते हैं वो स्पेशली उनका एक अपना एक गेट टुगेदर होता है, तो उसमें काफी उनका ये चीजें जो है वो चलती हैं। एक्चुअली आर्मी की लाइफ बड़ी टफ होती है ना, तो जब हम मेस में या बाद में क्लब में बैठते थे या अपने ग्रुप में बैठते थे, तो इन्हीं चीजों के साथ फिर हम अपने आप को एंजॉय करते हैं, शायरी हो गई, सॉन्ग हो गए, लाइट मूड में आज, सो दैट आप दिन भर की जो मुशक्कत होती है, जो मुश्किल काम होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं एंड ऑल दैट, उनसे निकल के थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम होना चाहिए ताकि आदमी उसको एंजॉय कर सके। सही। अच्छा, माशाल्लाह आपने 8 किताबें लिखी, तो 8 किताबों का क्या मजमूआ था? किस चीज पे आपने ज्यादा बुक्स लिखी हैं? देखिए, शुरू की जो पहली मेरी किताब थी वो तो जैसे होता है कि नॉर्मली शुरू में वो रोमांटिसिज्म एंड मोहब्बत एंड ऑल दैट, तो उसी तरह से थी। वो पहला मजमूआ मेरा था साहिल की भीगी रेत पर, उसमें नज़में और गज़लें थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आती जाती है, और अभी जो मेरी बात आज की शायरी है वो प्योरली दुनिया के अंदर जितने भी हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं बेसबातियाँ, नाइंसाफियाँ और मुश्किलें और इनजस्टिस जो मुआशरे में है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, सो दैट कि अगर कोई एक आदमी भी उसको देख के उस पर अमल कर ले, उन चीज़ों को एरेडिकेट करने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में मेरा एक लफ्ज़, एक शेर काम आ जाएगा। सही। अच्छा सर, आप भी शायरी करते हैं, तो आपसे भी जानेंगे, आप लिखी हैं? जी, मेरी भी इत्तेफाक से 8 किताबें अच्छा माशाल्लाह आ चुकी। सेम 8 बुक्स के। तो ठीक है। अभी रिसेंटली मेरा पंजाबी नातिया शेरी मजमुआ छपा है। अच्छा माशाल्लाह। इनकी तो मुझसे पहले 8 किताबें थी, मेरी तो अभी हुई हैं। सही। अभी कुछ अर्सा पहले नातिया मजमुआ मेरा, तो ज्यादा काम नात पे ही मैंने किया। नात पे ही आपने किया। एक गजल का मजमुआ भी छपा, जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब ने, सलीम कौसर साहब, डॉक्टर वजीर आगा, इन लोगों ने, उनकी आरा शामिल है उस किताब में। उसके बाद नात का एक इंतखाब, दरूद उन पर सलाम उन पर के नाम से शाया किया। 2 नातिया शेरी मजमुए उर्दू के छप चुके हैं, एक पंजाबी का।
और उर्दू का जो पहला नातिया मजमूआ है उसे कौमी सीरत अवार्ड 2015 में सदर पाकिस्तान ने मुझे दिया, माशाल्लाह। उसको सूबाई सीरत अवार्ड भी मिला। और दूसरी किताब जो तौसीफ़े पैगंबर है उसे भी सूबाई सीरत अवार्ड मिल चुका है। 2-3 नसर की किताबें हैं, इसी तरह कुछ प्रोसेस में हैं। तो 8 किताबें जो है वो मुनस्सा शहूद पर या मंजर आम पर आ चुकी हैं। जब अवार्ड से नवाजा किया गया तो उस टाइम के क्या मूवमेंट्स थे आपके? कौमी सीरत अवार्ड के लिए वजारत मजहबी अमूर रबीउल अव्वल के हवाले से वो किताबें वो मंगवाती है, तो उसमें काफ़ी सैकड़ों लोग किताबें बेचते हैं। तो वो मुनसफीन की नज़र में जो किताब जो अहल पाती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाती है। तो मेरी किताब को अवार्ड इस सूरत हाल में मिला। और सूबाई अवार्ड के लिए एक ही किताब को मुंतखब किया जाता है, तो उधर भी 2 दफ़ा मेरी किताब को मुंतखब किया गया। तो ये हनीफ नाज़िश कादरी साहब का शेर है कि हम कहाँ इज्जत के लायक थे मगर बस्ती के लोग नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। तो नात एक इज्जत और तकरीम का बहुत बड़ा हवाला है, इसने बहुत हमें इज्जत और तौकीर से नवाजा। और फिर जिसकी शान में आप पढ़ रहे हो जी जी, तो क्या ही बात है, ये हो नहीं सकता कि उनकी तरफ से आपको इज्जत ना मिले। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, कितने अरसे से आप बचपन से ही नात खां? जी मैं शायरी करने से पहले से नात खानी करता रहा, सही, बचपन से। और ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं जब हाई स्कूल का स्टूडेंट था, उस दौर में मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस में नात पढ़ने के लिए बुलाया जाने लगा। और उस उम्र में मैंने यानी अब तक कई सदूर और वज़राए आज़म की मौजूदगी में मैं नात पढ़ चुका हूँ। बैरून मुल्क भी नात के कई प्रोग्राम्स अटेंड किए, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं बैरून मुल्क से भी, यहाँ से भी। बस ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह पाक के करम की बात है, सरकार दो आलम का करम है, रहमत है उनकी, और उसके बाद मेरे बिलखसूस वालदैन की मरहूमीन की दुआओं का इसमें सारा अमल दखल है। सही। अच्छा अमीर साहब, आपकी भी कुछ गजल हम लाजमी चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ सुनाएंगे आप हम? चलो मैं 2-3 शेर आपको पेश कर देता हूँ अपने। कौन कहता है आसमान में रख, वाह। कौन कहता है आसमान में रख, मैं दिया हूं मुझे मकान में रख। वाह क्या बात, क्या कहना। कौन कहता है आसमान में रख, मैं दिया हूं मुझे मकान में रख। मेरी हमदर्द है मेरे मौला, मेरी हमदर्द है मेरे मौला, मेरी तन्हाई को अमान में रख। क्या कहने, वाह क्या बात। मेरी हमदर्द है मेरे मौला, मेरी तन्हाई को अमान में रख। वाह क्या बात, क्या कहना। अच्छा, ज्यादा आपने शायरी मोहब्बत से रिलेटेड भी आपसे? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी पहली किताब जो थी वो ज्यादा उसका ट्रेंड मोहब्बत की तरफ था। उसके बाद की किताबों में भी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। हर कारी के मिजाज का, उसके ज़ौक़ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो एक ही तरह की हो तो दूसरा आदमी उसको लाइक नहीं करेगा। उसमें हमें तमाम जो हमारे कारीन होते हैं, चाहने वाले होते हैं, उनकी ख्वाहिशों का एहतराम रखना पड़ता है। तो उसमें रोमांटिसिज्म, मोहब्बत एंड दुख दर्द एंड सारी चीजें जो है सारी चीजें उसमें आ जाती है। शायद तो अपनी शायरी के जरिए जो है वो बहुत सारी चीजें बयान कर देता है। पाकिस्तानी क्रिएट हुआ, इलामा इकबाल की एक सोच से एक शायर का ख्याल था। तो शायरी, मैं तो कहता हूँ कि शायरी नसर से ज्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज नसर आप पूरी किताब लिख के एक मैसेज देते हैं, शायरी में एक शेर में आप पूरा मैसेज दे देते हैं। सही। घर में भी शायरी करते हैं या नहीं? बहुत कम। अच्छा, कभी ये नहीं? क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो घर वाले जो है ना वो स्पेशली लेडी वाइफ्स तो वो कहते हैं सारा दिन आप शायरी से लगे रहते हैं, आपको इसके अलावा काम ही कोई नहीं है। तो इसलिए आप घर में कम शायरी करते हैं। मैं अक्सर, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने कहा कि मेरी बीवी तो मेरी शायरी को सौतन का दर्जा देती है। क्योंकि साहब कहती होंगी कि हर वक्त ही शायरी करते हैं, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। इस तरह की शिकायत जो है वो ज्यादा रहती है। ऐसे होता है क्योंकि आपने खुद लिखना होता है, फिर लोगों दोस्तों की किताबें आई होती हैं, उन पर आपने रिव्यूज देने होते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई 15-16 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एज ए मंदूब जा चुका हूँ। कोई ना मुकाला चल रहा होता है, कोई लिखने लगाने का काम चलता रहता है, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनके साथ बैठूं। लेकिन जब मैं अपने काम को देखता हूं तो मुझे वो जो दोस्तों का काम होता है, अदब का काम होता है, जो मैं
ये सोच के करता हूँ कि शायद मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी होती है, उसको मुझे ज्यादा टाइम देना। तो फिर तो नाराज तो हो जाती हैं, तो फिर मनाते हैं, शायरी की जाता है फिर उनके लिए कोई अच्छा सा शेर अच्छा ठीक है, तो मतलब वो आप शायरी के जरिए उनको मना लेते हैं। इसका फायदा ये है कि और ये अच्छी बात है ना, शायरी के जरिए फिर मान जाती है, वरना मोस्टली खवातीन तो नहीं मानती। नहीं माशाल्लाह, शी इज वेरी नाइस और शी इज वेरी कोऑपरेटिव विद मी इन दिस सेंस। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चों में भी है ये रुझान? हाँ, मेरी 3 बेटे हैं, 1 बेटी है माशाल्लाह, बड़ा बेटा और बेटी शादीशुदा है। मेरी बेटी को ये शौक है, वो कोशिश करती है और माशाल्लाह अच्छी नस्में लिखती है। अच्छा, चलिए, मतलब बेटी में है शौक? बेटी में ये है। अच्छा, नात पढ़ने का भी अपना एक अंदाज होता है। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं जो आजकल हम नात खां देखते हैं, क्या समझते हैं कि जो उनका एक तरीक़ेकार है नात पढ़ने का, वो सही है? मैं तो उस तरीक़ाकार को बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ, चूँकि बारगाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब और एहतराम के तमाम जो पहलू हैं वो पेश नज़र रहने चाहिए। आजकल मादियत की दौड़ में सब लग गए हैं, उनके पेश नज़र जो है वो माली मनफियत जो है वो उसका पहलू ज़्यादा अहमियत रखता है, बजाय इसके कि वो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो एक एहतराम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत का, उनकी ज़ात गिरामी का, उसे पसे पुश्त डाल के लोग जो है ना वो बादियत की दौड़ में लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुशनुदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अल्लाह पाक का करम है कि मुझे बेशुमार मौके मिले दुनियावी एतबार से बहुत तरक्की करने के। मुझे कहा गया कि जी आप सिंगिंग की तरफ आ जाएं, आप छा जाएंगे। बड़े बड़े उन लोगों ने जिन्होंने मैडम नूर जहां और मेहदी हसन साहब जैसे लोगों को कंपोजिशनें बना के दी, उन लोगों ने जब मेरी नात सुनी तो मुझे कहा बेटा इस तरफ अगर आप आ जाएं तो आप तो छा जाएंगे। मैंने उनसे मदद की और मैंने कहा कि आवाज़ का जो बेहतरीन जो मसरफ है वो ये है कि उसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आले मोहम्मद की जो है वो तौसीफ व सना की जाए। ये जो आवाज़ का बेहतरीन मसरफ ये है। तो मैंने तो यही अंदाज रखा है जिस अंदाज में नात आपको सुनाई है, और किसी उस दुनियावी उस चक्कर में मैं नहीं पड़ा कि वो अंदाज अख्तियार कर लिया जाए और दुनियावी फायदे उठाए जाएं। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि उसने मुझे सही समत पे गामजन रखा। क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं ना कि उनका जो स्टार्ट होता है वो नात खानी से होता है, माशाल्लाह, जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, कमाल, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में। तो उनको मैंने देखा है कि टाइम आता है वो म्यूजिक की तरफ, फिल्मी धुनों पे पढ़ रहे हैं लोगों को। और आपका जो एक आपके सॉन्ग्स हैं उनकी जो लोगों के ज़हनों में वो उस धुन का वो सारा होता है मामला। मोस्टली नातें जो हैं वो इस तरह होती हैं कि आपको किसी न किसी सॉन्ग से रिलेट कर रही होती हैं कि अच्छा जी, उसमें मैं माजरत से एक बात कहना चाहूँगा, उसमें पढ़ने वाले से ज्यादा जो इन लोगों को बुलवाते हैं, मदऊ करते हैं, वो जिम्मेदार हैं। जो इन लोगों को बुलाते हैं, उनकी पजीराई करते हैं, वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, ज्यादा वो कसूरवार हैं इस हवाले से, इस बेअदबी के। मैं बेअदबी समझूंगा ना कि आप अगर तकद्दुस को छोड़ के जो है अगर आमियानापन अगर आप अख्तियार करेंगे, ये उस बारगाह में तो बायजीद जैसे सांस रोक के जो है ना वो जाते हैं और गालिब सनाए ख्वाजा बयजना गुजाश्ते हैं, कहाँ ज़ाते पाक मरतबा दाने मोहम्मद अस हजूर की नाहत। उनकी शान बड़ी ज़ाते ग्रामी के लिए लफ्ज भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए, और लहन भी, और उसका जो एक अदायगी है उसके अंदर भी हुस्न और पाकीज़गी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा सर, आपसे जानेंगे आजकल आप क्या देखते हैं, जो आजकल के शायर हैं उन हजरात में क्या देखते हैं, जो एक पहले लिखने वाले थे, शायर थे, क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए जी, एक मेन चीज जो होती है वो तो है ऑब्जर्वेशन, कि आप अपने मुआशरे में अपने इर्द गिर्द क्या चीज को देखते हैं, उन्हीं चीजों को लफ्जों का पैरहन दे के शायरी में कन्वे कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जदीद गजल की तरफ देखें तो उसका मौजू कुछ और था। आज अगर कदीम की तरफ जाएं तो उसका मौजू कुछ और था। वो ज्यादातर वो जैसे कहते हैं कि खुद ख्वाल और हुस्न, मोहब्बत, इश्क, औरत से बातें करना, इस तरह की चीजें थी। लेकिन आज की गजल जो जदीदियत की तरफ आई है उसमें हम बहुत से मौजूआत उसके वसी हो गए, उसका कैनवस बहुत वसी हो गया है। उसमें आप जो है ना आज गजल में आप मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों की भी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस की भी बात करते हैं, उसके बाद आप अपनी जो है ना सजेशंस भी कई तरीके से उसमें दे देते हैं आप कि जी क्या होना चाहिए, क्या आप फोर्स ही करते हैं आगे मुआशरे को कैसा होना चाहिए। तो आज की गजल जो है ना वो मैं कहता हूँ उसका कैनवस ज्यादा वसी हो गया और उसमें हम ज्यादा चीजों को ला के
जो मैसेज हम एक नसर के जरिए देना चाहते हैं वही शायरी के जरिए बेहतर अंदाज में, और शायरी अगर एक भी शेर किसी के जहन में रह गया और उस पर उस आदमी ने उसको फॉलो कर लिया तो मेरा ख्याल है कि एक शायर की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। और आज भी जिस तरह अदबी महफिलें होती हैं और पहले भी अदबी महफिलें हुआ करती थी जी, तो अब क्या समझते हैं अदब को किस तरह फरोग दिया जा सकता है? देखिए जी, अदबी में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आज की अदबी महफिलें मैं कहता हूँ ज्यादा बेरौनक हो गई हैं। लोग मुशायरे में आके बैठने, अदबी महफिल में आके बैठने को टाइम का ज़िया समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दानिश्वर होते हैं, इस मुआशरे के नबाज होते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए क्योंकि वो सारी चीज़ों को देख के आपको एक चीज़ को इकट्ठा करके आपको एक कहानी की सूरत में, अफसाने की सूरत में, गज़ल की सूरत में, जो आज का दानिश्वर है, राइटर है, वो शायर है तो शायरी में, नसर नगार है तो नसर के मुख्तलिफ जहतों को अपनाते हुए वो चीज़ों को हाईलाइट करता है। लेकिन हम समझते हैं, मैं खुद भी बाज़ का जैसे आपने पहले भी कहा कि तो फेस करते हैं कि ये क्या फजूल काम शुरू किया हुआ है। हमारा मुआशरा अदबी कामों को फजूलियात में लेता है आजकल। हालांकि ये वो लोग हैं जो सारी अपने बेचारे टाइम स्पेयर करके, अपना टाइम लगा के, चीज़ों को देख के, अपना पैसा लगा के, हालांकि किताबें गवर्नमेंट छापनी चाहिए, गवर्नमेंट छापती है आजकल किताबें बहुत कम, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हर शायर राइटर ज्यादातर किताबें बेचारा खुद छापता है और खुद पैसा लगा के, टाइम लगा के एक चीज आपको देता है। इसके बावजूद भी आप उसको जो है ना वो मुकाम नहीं देते जो उसको मुकाम होना चाहिए, या उसकी उन अगर आप चलें उसको मुकाम ना दें, उसकी टीचिंग्स पे अमल कर लें, सो दैट हम जिस तरह का एक आइडियल मुआशरा चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब चिक हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया चिक के बारे में कि चिक एक प्रीमियम क्वालिटी के स्मार्ट होम अप्लायंसेस फराहम कर रहा है, जैसा कि LEDs हैं, फ्रिज है और एयर कंडीशनर्स हैं। और इसके साथ साथ चिक जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी जैसे ममालिक में अपनी मसनूआत फराहम करता है और अब पाकिस्तान में भी मौजूद है। आप जाकर विजिट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है, LEDs हैं, जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर LED मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत इसके कलर स्कीम है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है बहुत ही स्मार्ट है। और इसके जो ACs हैं और फ्रिज हैं वो भी DC इन्वर्टर हैं, आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। चिक हमेशा जो है वो एक बेहतरीन क्वालिटी रखता है। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, बड़ी मज़ेदार इनके साथ जो है वो गुफ्तगू चल रही है। अच्छा सर, जिस तरह आप अब एज अ प्रिंसिपल जो है वो काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह डील करते हैं बच्चों में, वो चीज़ें देखते हैं, अदब के साथ उनका एक तो कहते हैं एक ताल्लुक होता है गहरा, बिल्कुल वो देखते हैं कि बच्चों में वो चीज़ मौजूद है या नहीं? जी मैडम, वो उस सिलसिले में अर्ज़ी है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक्स आर्मी ऑफिसर, तो उसके बाद एक टफ लाइफ से एजुकेशन की तरफ आना, अक्सर दोस्त मेरे से पूछते हैं कि ये कैसा है। तो जो ही मुझे ये मौका मिला मुझे आर्मी फौजी फाउंडेशन में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करने का, तो मेरे सामने एक ही चीज़ थी कि इस कौम ने जो कुछ मुझे दिया है, आज मुझे मौका मिला है कि मैं आज नौनहाल जो हमारे वतन के हैं, जो आने वाली नेशन है, हमारी आने वाली कौम है, उसको हम किसी न किसी तरीके से रीपे कर सकें, उनको सिखा सकें, जो हमने सीखा है उनको सिखा सकें, ताकि वो चीज़ जो हम तक पहुंची है हम आने वाली नस्ल को दे जाएं। ये ना हो कि हम उनको नए सिरे से फिर वो उस जगह पर पहुंचे। कौमें तब तरक्की करती हैं कि जब जो आज के मौजूद बड़े हैं वो हमारी आने वाली नस्ल को वो चीज़ें दे के जाएं, ताकि वो उनको उस जगह से लेके, जैसे रेस होती है, वो उधर से लेके आगे चलें। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसमें एजुकेशन में आए हुए कोई 18 साल हो चुके हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, उनको लेके एक कैसे वॉक करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे आपने जो है ना चलना है। तो ये चीज़ें एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। और टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको ये होता है कि हालांकि कोई बच्चा उसको कुछ नहीं देता, सवाए इसके कि कल को जब आपको पता चलेगा कि आज मेरा एक स्टूडेंट जो है ना वो जनरल है, आज मेरा एक स्टूडेंट जो है ना वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, फलान प्रोफेसर है, तो यही सेंस ऑफ अचीवमेंट उस उस्ताद के लिए बचती है। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो मुआशरे का मेमार होता है और मुआशरे को उस लेवल पे लेके जाए जहाँ पे हम दुनिया का या पूरी दुनिया का
खुले दिल से और उनके स्टेटस पे आके मुकाबला कर सके। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, जो अली साहब आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग नात खानी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको क्या कौन सी टेक्निक्स हैं जो उनका ख्याल रखना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, कोई टिप्स देना चाहें उनको? फनी तौर पे अगर कोई दस्तरस चाह रहा है तो उसके लिए तो एक तो ये है कि ये खुदादा सलाहियत होती है, ये तो गॉड गिफ्टेड पैदाइशी, है। हाँ जी, पैदाइशी तौर पे अगर किसी के पास लहन है, हाँ। गला है, तो उसे मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी उस पर कोई भाग दौड़ करने की। मेहनत से पॉलिश हो सकता है फन जो है, लेकिन ये है कि अगर आप के पास बिल्कुल लहन ना हो, आवाज ना हो, तो उसका जो है वो फिर आप कोशिश करके थोड़ी बहुत आवाज बना सकते हैं, लेकिन जो खुदादा सलाहियत है वो उसका अपना एक मजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन मेरा जो एक राय जो है वो ये है कि बारगाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असल चीज इखलास है, उसके लिए लहन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, जावेद इकबाल साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये शायद साहब से पूछना चाहता था। जी 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 जी, कि शायर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है या कितनी तालीम चाहिए? जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या किसी और डिपार्टमेंट में हमने देखा 3-3 जमातें पढ़ने वाले भी शायर बने। शायर बने, सही। तो इसका मुझे जवाब चाहिए, कौन सा वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जहाँ शायर बनता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए जी, सागर सदीकी और उनकी मिसालें सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शायर बनने के लिए एजुकेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा है एहसास, उसकी ऑब्जर्वेशन के वो मुआशरे को किस नजर से, किस तरीके से देखता है। हमारे सामने ऐसी ऐसी मिसालें भी हैं कि वो जो है ना, कोई 3 जमात पढ़ा हुआ था, कोई 4 जमात पढ़ा हुआ था। जैसे कि मैं जिधर आजकल ड्यूटी कर रहा हूँ उधर के कैफ इंसारी हैं, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वक्त के एक बहुत बड़े शायर थे। वो अरूज से वाकिफ थे, वो बहर से वाकिफ थे, वो सारी चीजों को जो है ना वो साथ लेके चलते थे। और आज भी उनका कलाम जो है ना वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उर्दू अदब में और डेरा गाजी खान की सराउंडिंग्स में पढ़ा और गाया जाता है। तो शायर के लिए जरूरी है कि वो ऐसा हसास हो, चीजों को महसूस कर सकता हो, चीजों को देख सकता हो, और उनको आगे उसके पास इतने लफ्ज हो कि उनको, क्योंकि शायरी जो है ना गॉड गिफ्टेड चीज होती है, जैसे कहते हैं ना कि एक इल्हामी चीज होती है। अल्लाह ताला किसी आदमी को ये खुद ही नेमत से सरफराज करता है कि वो जो कहता है वो मौजून कहता है, वो वक्त वजन में कहता है। लेकिन हो सकता है कि उसके लफ्ज सादा हो, लेकिन वो अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर देता है, और यही शायरी है। किसी भी खूबसूरत मिसरे को अगर आप, जैसे आजकल तो आपने पढ़ा होगा, माशाल्लाह देखा भी होगा कि नसरी नज़म को, हालांकि मैं अपने लेवल पे उसको शायरी नहीं मानता, क्योंकि जो नसर भी है और नज़म भी है तो वो नज़म, वो शायरी कैसे हो गई। लेकिन चूंकि ये एक चीज अडॉप्ट हो चुकी है, हम उसको ले चुके हैं, तो नसरी नज़म यही है कि खूबसूरत मिसरों को अगर आप एक एक करके लिखते जाए तो वो 10, 15, 20, 25 मिसरों के बाद एक नसरी नज़म हो जाती है, किसी टॉपिक के ऊपर बोले हुए मुख्तलिफ जो है ना खूबसूरत अंदाज में लिखे हुए मिसरे। तो शायरी बनने के लिए हसास होना और चीज़ों को अच्छे तरीके से महसूस करना, इर्द गिर्द की चीज़ों पे नज़र रखना, उनको अपने आप को उस चीज़ का हिस्सा समझना, उसके अंदर जाके उसके दुख दर्द खुशी को महसूस करना ही शायरी है। आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया जी। अच्छा जी, हम टिप्स पे बात कर रहे थे कि किस तरह कलाम जो है वो पढ़ना चाहिए। मेहनत से जाहिर है बहुत कुछ बंदा पा सकता है, लेकिन ये है कि अच्छा, मैं कोई बाकायदा किसी से मैंने सीखा नहीं है, लेकिन असाज़ा मौसीकी जो थे, मियाँ शहरयार, वजीर अफजल, अख्तर हुसैन अखियाँ, ये बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स। मैं जब पीटीवी लाहौर में नात के सिलसिले में पढ़ने के लिए जाता रहा, जब वो सुनते थे तो वो कहते थे कि बेटा आपने कहाँ से सीखा है। जब मैं उन्हें बताता था कि मैंने कहीं से नहीं सीखा तो वो यकीन नहीं करते थे। तो यहाँ तक उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपके पास वो सब कुछ है जो बहुत रियाजत के बाद बंदा सीखता है। तो ये अल्लाह ताला का करम है। लोगों को यकीन नहीं आता कि मैं बगैर सीखे हुए जो है मैं पढ़ता हूँ। तो पहली बात तो खुदादाद सलाहियत होती है। दूसरा ये है कि मेहनत से
सब कुछ बंदा हासिल कर सकता है। अगर कोई नात खां बनना चाहता है, उसके पास लहन नहीं है, तो चले वो अपनी तशफ़ी के लिए कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा अगर मेहनत करेगा। तो लेकिन असल चीज है जो गॉड गिफ्टेड जो सलाहियत। और जब आप दिल से सीखते हैं तो अल्लाह करम कर ही देता है। जब वो कहते हैं ना आपका लगाव होना उस जात के साथ बड़ा जरूरी है। मैं मतलब ये एक बात कहूंगा कि लहन बारगाह सरकार में कोई जरूरी नहीं है, जज्बा है, आपकी अकीदत है, वो कबूल हो जाए तो। हाँ सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों का कि आप हमारे शो का हिस्सा बने और मजेदार गुफ्तगू रही आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते हुए आपसे जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने जो है उन्होंने आपको बुलवा कर वो नात भी आपने सुनी और जी बिल्कुल। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।